गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, वर्किंग वीक का पहला है दिन, यानी आज है मंडे। सो मंडे मुबारक। पूरा हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरता है जब आप हफ्ते का आगाज़ बड़ा अच्छा करते हैं। मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ कि अपने दिन का आगाज़, अपने काम का आगाज़, अपने हफ्ते का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से क्या करें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जब आप कोई भी काम या कोई भी आगाज़ किसी भी चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से करते हैं तो होता ये कि वो काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम को पहुंचता है। और हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी मॉर्निंग को बहुत हैप्पी बनाना है, आपके दिन को बड़ा अच्छा बनाना है। इसलिए हम अच्छी खबरें भी लाते हैं, इन्फॉर्मेटिव खबरें भी होती हैं, इसके साथ साथ सियासी माहौल पे भी बातें करते हैं। तो हमारी टॉप स्टोरीज में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले आज की अच्छी खबर यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसकी मिसाल ऐसे हम ले लेते हैं कि जी हम अल्लाह ताला से एक फूल की डिमांड कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे प्यारे रब ने पूरा बाग हमारे लिए रखा होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि वो कर जो मेरे हक़ में बेहतर हो। मतलब मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मैं हमेशा पहले ज़िद करती थी कि नहीं ये ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब वो चीज़ें नहीं हुई और उनसे बेहतर हो गई तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे रब ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है। और तब से मैंने अपनी दुआ में ये चीज़ शामिल की कि अल्लाह ताला हमेशा वो करे जो मेरे नसीब में हो बेहतर और जो मेरे हक़ में हो बेहतर। तो हमेशा अल्लाह ताला से वो दुआ किया करें कि अल्लाह आपकी नज़र में जो हमारे लिए बेहतर है बस वो हमारे लिए हो जाए, ये चीज़ों को हमारे लिए बेहतर कर दे। एक चीज़ पर अड़ा ना करें, ज़िद ना क्या करें ना। जब आप ज़िद करते हैं तो फिर रब दे देता है, क्योंकि वो माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन कभी कभी जिद से जो चीज़ हम ले लेते हैं वो कभी कभी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो जिद करना छोड़ दिया करें और कहा करें कि जो हमारे हक में बेहतर है हमें वो दिया करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, टॉप स्टोरीज का जिक्र करते हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज की पहली टॉप स्टोरी का जिक्र करते हुए। आज है 27 फरवरी। याद है आप सबको ये दिन, ये वो तारीखी दिन है, यादगार फतह का दिन है जब हमने मक्कार दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। पाकिस्तानी शाहीनों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। 2 भारतीय तैयारों को ज़मींबोस किया, अभिनंदन को गिरफ्तार किया और फैंटास्टिक चाय पिलाई हमने। फिर अमन पसंदी का बेहतरीन तरीके से मुजाहरा किया। और पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत जो है सदियों तक याद रखेगा। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत समेत पूरी दुनिया को ये दिखाया कि पाकिस्तान कितना अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान किस तरह से दुश्मनों को सरप्राइज़ देता है। वो मोदी साहब ने कहा था ना, याद होगा आप सबको, कि हम घर में घुस के मारेंगे। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने साबित की कि हम किस तरह से घर में घुस भी सकते हैं, हम मार भी सकते हैं और आपके लोगों को दबोच के अपने घर ला भी सकते हैं और चाय भी पिला सकते हैं। और ये ऐसी चाय है जो कि सारी उम्र याद भी रखी जा सकती है। इस दिन नदामत हुई थी भारत को और भारत ये दिन नदामत के तौर पर हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान घर में घुसने वालों को छोड़ता नहीं है, मेहमान को इज्जत देता है, भले से वो मेहमान गद्दार दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन वो इज्जत देने के साथ साथ जो सबक देता है ना वो भी हमेशा याद रखा जाता है। भले से इसको भारत ने कहा हो कि जी सर्जिकल स्ट्राइक थी, हमने बड़ा अच्छा काम किया। आपको याद होगा कि भारत ने किया कुछ नहीं था, सिर्फ एक कौवा मार गिराया था और चंद एक दरख्त थे जिनको मामूली सा नुकसान पहुंचा था। लेकिन भारत को जिस हजीमत का सामना है उसको हम हमेशा याद रखते हैं और आज का दिन हमेशा इस जीत के लिए हम मनाते हैं कि हमारे जो सिपाही हैं, फ़ज़ाई सिपाही हैं, जो हमारी फ़ज़ाओं की निगरानी करते हैं, उन्होंने बहादुरी का बेहतरीन सबूत दिया। अच्छा, बहादुरी के साथ साथ बहुत एक्टिवली उन्होंने ये इस चीज़ को प्रूव किया कि वो हमा वक्त तैयार रहते हैं कि दुश्मन अगर कभी भी कुछ भी गलत करने का सोचे तो मुंह तोड़ जवाब देना है। और वो मुंह तोड़ जवाब रात के अंधेरे में नहीं देना बल्कि दिन की रोशनी में देना है। तो आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स की शानदार फतह। अच्छा जी, मैं लाहौर में मौजूद हूँ तो मैं लाहौर कलंदर को थोड़ा सा सपोर्ट करूँगी। वैसे ये नहीं कि मैं जिस शहर भी जाऊँगी, जैसे मैं पेशावर जाऊँगी तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करूँगी, लेकिन चूंकि हम थोड़े से लाहौरी भी हैं तो दिल खुश होता है थोड़ी थोड़ी लाहौरियों की जीत देख के। पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से हरा दिया। 241 रन के जवाब में पेशावर की टीम 201 रन बना सकी है, जबकि दूसरी जानिब कराची किंग्स आखिरकार दुआओं से जीत गया है। आपको याद होगा हमने भट्टी साहब के साथ बड़ी बातें की थी कि जी 5 मैचेस हुए, 4 हारे 1 जीता। तो जो खामियां थी आई थिंक कराची किंग्स ने उन पर काबू पाना शुरू कर लिया है, या फिर ये कहें कि अच्छी तैयारी कर ली है। मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन से हरा दिया है। 167 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स 101 रन बनाकर आउट हुई। प्रोग्राम में आज हमने क्रिकेट पर बात करनी है। अदील हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है और जो कल वाले मैचेस थे उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस कैसी देखी है क्रिकेटर्स की। इसके अलावा
अदलिया को नैब कवानीन के दायरे में लाने के लिए बिलावल भुट्टो का तरमीम लाने का ऐलान। उन्होंने ये कहा है कि जजेस को नैब कवानीन में बहुत दिलचस्पी है, नैब कवानीन को रखना है तो इतलाक अदलिया पर भी होता है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ऑडियो लीक्स के तूफान में फंस चुकी है। उस्मान डार के मुबैना फ्रंट मैन जावेद अली की तहलका खेज ऑडियो सामने आ गई है। सरकारी नक्शे लाओ, 6 लाख की दिहाड़ी लगाओ, दोस्त के साथ मिलकर करप्शन की मनसूबाबंदी की है। और तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है, 5वें रोज गुजरांवाला से साबिक वफाकी वजीर नजर गोंदल और साबिक MP जफर चीमा समेत चंद कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी है। और मजमे में मौजूद एक शख्स ने पैसों के लालच में गिरफ्तारी देने का इल्जाम लगाया है। तो आगे चलकर हम तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस पर हंसी क्यों आ रही है। मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि एक टाइम था जब तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा इल्जाम आयद करती थी नून लीग पर कि जी बिरयानी खिलाते हैं, कीमे के नान देते हैं, पैसे देते हैं लोगों को और फिर अपने जलसों में बुलाते हैं। तो क्या हो गया तहरीक इंसाफ को कि पैसे दे के लोगों को इस तरह जलील व रुसवा करिए कि आएँ और गिरफ्तारियाँ दे दें। मतलब भूल गए आपके उन लोगों के घर बार भी हैं और बच्चे भी हैं। तो प्लीज़ इस तरह से सियासत ना चमकाएं, लोगों का कुछ ख्याल करें। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में हज और उम्रा ज़ायरीन की सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के नए दस्ते की पासिंग आउट परेड हुई है। 800 अहलकारों ने तरबियत मुकम्मल कर ली है। अहलकारों ने पेशावराना सलाहियतों का भरपूर तरीके से मुजाहरा किया है। इस पर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा चूंकि मौसम बदल रहा है, मैं लाहौर में भी ये देख रही थी कि जी पंखे चलना शुरू हो गए हैं, सर्दी लाहौर में भी आ गई है, कराची में भी सर्दी है, गोया पूरे मुल्क में गर्मी की जो एक लहर है वो आना शुरू हो गई है। सर्दी हमारे दिलों से जा नहीं रही क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए आई थी। सो गर्मी की एंट्री हो चुकी है। अब मौसम बदला है, चूँकि यहाँ पर हमने देखा है कि सर्दियों का स्पेल बहुत कम था और डायरेक्ट गर्मियों पर आए हैं। दरमियान वाला जो एक बहार का मौसम होता है ना, वो गायब हो गया है। तो मौसमी बीमारियाँ, फ्लू और एलर्जी, हमने अक्सर देखा है कि बच्चों को स्किन रैश हो जाते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों को भी मौसम बदलने के साथ साथ एक्जिमा अटैक होता है। इसके अलावा डिफरेंट ऐसे रैशेज होते हैं जो कि आपको हो जाते हैं चूँकि मौसम बदलने की वजह से। तो आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, हम इससे बच कैसे सकते हैं, और जब भी मौसम बदले तो वो पहली क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आपने अपनानी है। तो आज प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो पेट की चर्बी होती है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा हुआ पेट किसी को पसंद नहीं होता। वो कहते हैं जी पेट मोटा हो के इसका मतलब बंदा मोटा हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस बड़े हुए पेट की वजह से होती हैं। तो ये जो आपका पेट का साइज़ बढ़ जाता है, इसको आपने किस तरह से कम करना है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत होंगे, रिपोर्ट्स होंगे जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन सबसे पहले जो है आज हम बात करेंगे जिस चीज़ पर, वो है सियासत। सियासत पर आज हमने बात करनी है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ यूनिक हो रहा है, जैसा कि जेल भरो तहरीक आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की है उस पर भी आज हमने बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात असखुद केस के जो तीसरी समात है आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं इसकी सरबराही में 9 रुकनी बेंच सुबह 11:30 बजे जो है वो समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समात के लिए हुकूमती इत्तेहाद और वकला बिरादरी की जानिब से अलग अलग मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की मुश्तरका दरख्वास्त में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को निकाल कर फुल कोर्ट समात की इस्तदा की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकला ने फ्रिकैन बनने की इस्तदा की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत जमातों की दरख्वास्त बेंच पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर हमने देखा है कि बहुत सारी बातें भी इस बेंच पे, बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया। तमाम तर सियासी माहौल जो बन रहा है, इस पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट अबसार आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अबसार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जेल भरो तहरीक का आगाज़ उन्होंने कर दिया है, लेकिन आई थिंक उन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हो रही जिसकी उन लोगों ने ख्वाहिश की थी। शुक्रिया महक, आपने प्रोग्राम में बुलाया आज। लेकिन आपको जो सवाल है ना, मेरे ख्याल में जेल भरो तहरीक का आगाज़ नहीं, इख्तिताम हो चुका है। तो वो आगाज़ से पहले उसका इख्तिताम हो गया था। और जिस तरह की इतलात आ रही हैं, जो लोग जेल में गए भी हैं, इत्तफाकन चले गए हैं। वो पहला दिन था लाहौर में, तो वो तस्वीरें बनाने गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में उन्हें भर के ले गए। उसके बाद तो उन्होंने गाड़ी चलाने की किसी भी शहर में नौबत ही नहीं दी, आने दी। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक जो है वो उसका आगाज़, उसका इख्तिताम हो चुका है। वो इल टाइम थी और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था। जब आप इंतखाबात के लिए
कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने रहनुमाओं को जेल नहीं भेजते। सही। अच्छा अबसार साहब, अगर इसी से हम कनेक्ट करें तो कल एक शख्स ने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि जी पैसे देके उन्हें लालच दिया गया कि आप जो है अपनी गिरफ्तारी दे दें। तो ये इल्ज़ामात तो कभी तहरीक इंसाफ नून लीग पे आयद करती थी। आपको भी याद होगा कीमे वाले नान की पेशकश, बिरयानी के डब्बों की पेशकश, पैसों का लालच देना। तो ये वो तमाम इल्ज़ामात जो कि नून लीग के लिए एक वक्त में इस्तेमाल हुए जाते थे, आज वही काम हमें PTI करते नज़र आ रही है। तो डिफरेंस तो कोई भी नहीं रह गया ना फिर। डिफरेंस पहले भी कोई नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान साहब के साथ बहुत रियायत की। लाडले थे वो, अभी भी हैं, और अदलिया ने भी मुसलसल उनका साथ दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनका साथ दिया। उनका एक इमेज ऐसा बनाया गया कि वे दूसरे सियासतदानों से मुख्तलिफ हैं, उनकी जमात दूसरे सियासतदानों से मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ना था। और जो लोग कुछ कहते थे कि ये हकीकत नहीं है और वो सवालात उठाते थे इमरान खान साहब के रहन सहन के स्टाइल पे कि बगैर किसी काम के वो इतने बड़े बड़े घरों को कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, इतना अच्छा लाइफस्टाइल कैसे है उनका, तो उन लोगों को भी गालियाँ निकाली जाती थी, उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बनाए जाते थे, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी। 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे लोगों के जहनों को और दिलो दिमाग को जहर से, नफ़रत से भर दिया गया और ऐसे पेश किया गया मीडिया पर कि जैसे इमरान खान जब आएंगे तो इस मुल्क की काया पलट जाएगी और यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी, क्योंकि वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन वक्त साबित कर रहा है और ये कुदरत का निज़ाम है कि जिन लोगों ने इमरान खान को मसीहा बनाकर पेश किया पिछले 11-12 साल में, अब वो खुद ही उसका बुत गिरा रहे हैं। तो ये कारमा इसे कहते हैं। अच्छा अब सार साहब मुझे बताएं कि आप अब क्या फ्यूचर में देख रहे हैं, PTI की सियासत कहाँ खड़ी है? क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन भले से टाइम पे ना होने तो हैं, क्या बयानिया रह जाएगा PTI के पास अवाम में ले जाने के लिए? क्योंकि हर चीज़ तो पिट गई है। आई डोंट थिंक सो खान साहब के पास कोई लास्ट ऐसा कार्ड है जो कि अब उन्होंने खेलना है। देखिए, अगर आप सिर्फ सियासत का इन्हिसार बयानिया पे है तो मेरा ख्याल है कि अब मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो हमारे मुल्क में सियासत जो है वो धड़े की सियासत होती है ज़्यादातर, ख़ास तौर पे पंजाब में, खैर सारे पाकिस्तान में एक जैसी है। तो उसमें जो धड़े की मैंने बात की, उसमें पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून को मुकाबला होगा, टफ़ टाइम होगा, तो वो PTI से होगा, वो पीपल्स पार्टी से शायद ना हो या किसी और जमात से ना हो। क्योंकि मैंने बताया कि एक धड़ा है किसी हलके में, अगर उसको PTI का टिकट मिलता है तो उसका मुखालिफ धड़ा जो है वो नून लीग की तरफ आएगा। इसी तरह किसी और हलके में अगर एक को नून लीग का टिकट मिलता है तो उसका मुखालिफ धड़ा PTI को सपोर्ट करेगा। तो ये इस वजह से मुकाबला तो होगा दोनों जमातों में पंजाब में, लेकिन इसके नताइज क्या होंगे कुछ हफ्तों या कुछ महीनों बाद, जो गैर जानबदार वोटर है जिसकी बहुत बड़ी तादाद होती है, वो किस तरफ अपना झुकाव दिखाएगा, ये अगले कुछ महीनों की पॉलिसीज़ में, हुकूमत की पॉलिसीज़ में, नून लीग के बयानी में, PTI के बयानी में और PTI की जो सियासत का अंदाज़ है उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि इस वक्त तक जो इमरान खान पे केसेस चल रहे हैं वो बहुत सीरियस नौइयत के हैं, उस पर उन्हें अदलिया से बहुत ढील मिल रही है, लेकिन बहरहाल उन केसेस में बहुत ज़्यादा वज़न है और वो कैसे उन केसेस को फेस करते हैं और अदलिया से क्या फ़ैसला आता है, इसके असरात मुस्तकबिल की सियासत पर होंगे। अच्छा अबसार साहब, ज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को भी अगर मैं सामने रखूं तो इस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि नैब कवानीन को रखना है तो इतलाक अदलिया पर भी होना चाहिए, इस हवाले से तरमीम वो खुद पेश करेंगे। मजीद उन्होंने ऐड किया कि लाडले को बचाने के लिए आइन फिर से लिखा जा रहा है और ज़मान पाक के वज़ीर आज़म के लिए अपना मजाक बनाया जा रहा है, इंसाफ देने वाला इदारा आपस में लड़ रहा है। तो किस तरफ इशारा था बिलावल भुट्टो जरदारी का? उनका इशारा ज़ाहिर है जी मौजूदा अदलिया की तरफ है और उनके बेशतर जजेस की तरफ हैं, जिनके बारे में लोग उंगलियां उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं उनकी जानिबदारी पे, और उनकी इमरान खान के लिए मोहब्बत अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। मोहब्बत जजेस को किसी साइल से या किसी सियासी लीडर से होना ये बहुत ही अनोखी बात है, और आप ये कह सकते हैं कि झुकाव है या उनकी सोच, लेकिन यहाँ तो मोहब्बत है और नज़र भी आ रही है। तो बिलावल भुट्टो के ज़ाहिर है नाना को इसी अदलिया ने फांसी की सज़ा दी थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, तो वो अदलिया के
माथे पर एक काला धब्बा है वो फैसला, और आज तक अदलिया ने कोई कोशिश नहीं की अपने उस फैसले को रिवर्स करने की, या जब भी इस मुल्क में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है, मार्शल लॉ लगा है, तो अदलिया ने उन तमाम आइन शिकन इक़दामात को इंडोर्स किया है। उसके बदले में उन्होंने ज़ाती फ़ायदे लिए हैं, और हमारी तारीख़ जो है अदलिया की वो काबिल फ़ख्र नहीं है बल्कि काबिल शर्म है। इस वजह से बिलावल ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं इस बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ कि जो जजेस हैं, जजेस माशरे के वो लोग होने चाहिए या होते हैं, अपेरेंटली प्रिजम्पशन यही होती है कि वो बहुत आला किरदार के लोग हैं, और क्योंकि उन्होंने इंसाफ देना होता है, वो अखलाकियात के मेयार में सबसे बुलंद माशरे के फ़र्ज होते हैं और होने चाहिए, क्योंकि उनके एक फ़ैसले से ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो जाता है किसी शख्स का। तो अगर उन जजेस के किरदार पर कोई उंगली उठाए और उन पे कोई इल्ज़ाम लगे, चाहे वो गलत हो, तो ये फ़र्ज़ है निज़ाम का और एहतसाब। बिल्कुल अफसार साहब, बड़ा मुअज़्ज़ज़ हमारे लिए इदारा है, और ये तमाम इदारे वो हैं जिनके खिलाफ आई डोंट थिंक सो के बयानबाजी थोड़ा सा ना बड़ा सेंसिटिव हो जाता है ये मामला, और फिर ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर होता है। अच्छा अफसार साहब, मुझे ज़रा इलेक्शन के हवाले से एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि हमने अभी रिसेंट डेज़ में देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI को ज्वाइन किया। क्या चौधरी परवेज़ इलाही की ज्वाइनिंग PTI को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब PTI में अपना उतना अपने लिए स्पेस बना सकते हैं जो कि उनके लिए काफलीक में थी? मैं आपके सवाल के जवाब से पहले जो पिछले सवाल पे एक बात सिर्फ ऐड करना चाहूँगा छोटी सी, जी कि आपने कहा कि बयानात देना नहीं चाहिए क्योंकि एक पिलर है स्टेट का जुडिशरी, पिलर पार्लियामेंट है, तो जजेस को भी ये चाहिए कि वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जो उनके ख़िलाफ़ पार्लियामेंटेरियंस के देते रहते हैं, जो जजी की शान के ख़िलाफ़ है, वो उन्हें भी उससे एहतियात करनी चाहिए, वरना माशरे में फसाद मज़ीद फैलता है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है परवेज़ इलाही के, मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। और आपने पहले एक सवाल पूछा था कि इमरान खान का जो ये अंदाज़े सियासत है और जो उनका बयानिया है, उसमें ये कहाँ फिट आता है कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को मुसलसल पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का खिताब देते रहे हैं, उन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, उनके साथ बैठना गवारा नहीं करते थे, उनके साथ हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे, और फिर अचानक आपने अपने सियासी फ़ायदे के लिए और वक्ती फ़ायदे के लिए आपने अपनी पार्टी, पुराने जो पार्टी हैं, जो बानी अरकान हैं, उनमें से किसी को सदर नहीं बनाया, और एक नए आने वाले शख्स को जिन पे आप खुद इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, आपकी पार्टी इल्ज़ामात लगाती रही है, आपने उनको पार्टी का सदर बना दिया। ये बहुत बड़ा जो है ये मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा तजाद इमरान खान साहब भी और उनके फॉलोअर्स जो है वही बर्दाश्त कर सकते हैं, और शायद कोई बर्दाश्त ना कर सके, और ना ही करेंगे। देखिए, जो मैंने अभी आपको बात की, जो स्विंग वोटर्स होता है, जो फेंस पे बैठे हैं, जिन्होंने अभी फैसला नहीं किया किधर जाना है, वो इस तरह के फैसलों से, इस तरह की तजादात से वो अपना ज़हन बनाएंगे, और ये इमरान खान साहब के खिलाफ जाएगी बात। अच्छा, तो अब साथ साथ फिर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, माशाल्लाह आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है सियासी मामलात में, मुझे ये बताएं कि पंजाब और KPK में आपकी नज़र में जो इलेक्शंस की बाज़गश्त हो रही है, जो एक हो रहा है जी कि इलेक्शन नहीं होंगे और हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि आइन जो कहता है वो तो यही है ना कि 90 डेज़ है, तो क्या लग रहा है आपको आगे क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, इलेक्शन जो हैं वो होने तो हैं डेफिनेटली, ये साल इलेक्शंस का है, ठीक है जी, तो इसलिए इलेक्शंस तो होने हैं। लेकिन जो आपका अगर सवाल इस तरफ है कि क्या सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस 3 महीने के अंदर हो जाएंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने वो केस फिर सुनना है, और उस पर बहुत सारे एतराज़ात हैं, काफ़ी पेचीदा सूरत हाल हो गई है इस वक्त उस केस के हवाले से, और कुछ लोगों का और कानून के एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पहले ये देखा जाना चाहिए कि जो असम्बलीज़ डिज़ोल्व की गई हैं दोनों, एक पार्टी हेड के कहने पे, क्योंकि उन असम्बलीज़ में तो तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी थी, और एक सियासी जमात के रहनुमा के कहने पे असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया गया, तो वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से दोनों चीफ मिनिस्टर ने असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया, और अगर किया है तो उसकी जो वजूहात हैं क्या वो इस काबिल हैं कि अवामी नुमाइंदगी से 2 बड़े सूबों को महरूम कर दिया जाए? तो इस अगर बुनियादी सवाल ये हो गया, और अगर असम्बलीज़ की डिसोल्यूशन की जो वजूहात हैं वो मजबूत ना हुई और असम्बलीज़ दोबारा बहाल होगी, तो फिर तो ये इलेक्शन नहीं होंगे, वक्त पे सारे इलेक्शन होंगे। और वैसे भी
पाकिस्तान की में रवायत है हमेशा से कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त पे होते हैं, वरना छोटा मुल्क है, इंडिया की तरह नहीं है, छोटा मुल्क है इसलिए रिसोर्सेज भी कम है। और अगर इस तरह हुआ कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग हुए, कौमी असम्बली के अलग हुए, तो बहुत ज़्यादा ख़तरात है उसमें फसाद के भी, और नताइज को कोई कबूल नहीं करेगा क्योंकि हुकूमतें और हैं, निगरान हुकूमतों पे दबाव होगा वफाकी हुकूमत का, और तो इलेक्शंस के जो शफाफियत है उस पर सवालात उठेंगे। और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मेरी हुकूमत थी, मैंने उसे गिरा के अब मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ, तो ये कोई रेत के घरौंदे तो नहीं है कि आपने गिरा लिए फिर बना लिए, गिरा लिए फिर बना लिए। तो थोड़ा कौम और मुल्क का भी ख्याल करना चाहिए और एक ही वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। सही, बड़ा ज़रूरी है अफसार साहब कि अब कौम और अवाम और मुल्क के बारे में और रियासत के बारे में सोचा जाए। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू, और उस सोचने के लिए ज़रूरी है कि सब लोग एक मेज़ पर बैठ के मुत्तफिक फ़ैसला करें, जो कि लगता बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, हमारे लिए आसान है एक ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट PSL के हवाले से, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन, और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और ज़ाहिर है जब हम क्रिकेट का जिक्र करते हैं तो PSL 8 चल रहा है और मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं। मैचेस ऐसे होते हैं कि हम दिल थाम लेते हैं कि अल्लाह अगली गेंद पर क्या होने वाला है, तो क्या होगा आगे PSL के मैचेस में, और जो हो चुका है उस पर हम कमेंट लेंगे। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से शिकस्त दे दी है। कलंदर्स के फ़खर जमान ने 96 रन बनाए, शाहीन शाह अफरीदी ने 5 शिकार किए। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। अदील कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आखिरकार कराची किंग्स जीत गया। जी बिल्कुल, कराची किंग्स जीत गया एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज ना सिर्फ जीता कराची बल्कि जिस टीम को शिकस्त दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज कुछ दिनों पहले तो मैं कैसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान तो शायद डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाएगा, इतने अच्छी फॉर्म में थी, बट दे लॉस्ट टू कराची एंड व्हाट अ विन। कल कराची में आखिरी मैच भी था इस टूर्नामेंट का, तो बड़ा यादगार बना दिया उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ना खिलाने पर थोड़े से शिकवे हो रहे हैं, जैसा कि अगर मैं तबरेज़ शम्सी की बात करूं तो इनको अभी तक नहीं खिलाया गया, कल के मैच में नहीं खिलाया गया। इसके अलावा तैयब ताहिर को नहीं खिलाया गया, क्यों नहीं इन्होंने खिलाया? ये तो मेरे ख्याल से बहुत हैरानकुन बात है, अब तक नहीं खिलाया था। आप देखिए इन दोनों खिलाड़ियों को खिलाते ही कराची का कल एक मिजाज ही डिफरेंट नज़र आया। अब तक यही लग रहा था कि सिर्फ एक लोन फाइटर इस टीम में जो है वो इमाद वसीम कप्तान है, जो कि रन्स भी स्कोर कर रहा है, जो कि विकेटें भी ले रहा था, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी बाकी खिलाड़ियों से। तैयब हमारा पाकिस्तान का इस वक्त वन ऑफ द टॉप लिमिटेड ओवर्स प्लेयर है डोमेस्टिक क्रिकेट का। अगर आप साइम अयूब को हर मैच में चांस दे रहे थे तो फिर आपको ये बड़ी अच्छा किया ज़ल्मी ने कि हर मैच में साइम को वो खिला रहे हैं। कल देखिए ही डिलीवर्ड यस्टरडे विद अ लॉट ऑफ रन्स, और तैयब को इन्होंने कल पहला गेम खिलाया। चेक आउट हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो होता है ना, बंदा जब एक्सपीरियंस के साथ आके खेल रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग नज़र आ रहा होता है कल। और एक मौके पे व्हेन तैयब वाज बैटिंग लग रहा था कि कराची तो कोई 190-200 तक स्कोर कर सकता है। और दूसरा तबरेज़ शम्सी, लेकिन तबरेज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दुनिया के टॉप 3 T20 बॉलर्स में से रहे हैं, नंबर 1 भी वो रहे हैं रिसेंटली। उनको ना खिलाना मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात, हम सबके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। बल्कि मैं तो समझता हूँ अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कराची के पास, इनकी बेंच में एक और बड़ा टैलेंटेड ऑलराउंडर हमारा डोमेस्टिक का बैठा हुआ है जिसका नाम कासिम अकरम है, उसको भी खिलाया जाए। बेन कटिंग को साइड पे करें फिलहाल, थैंक यू वेरी मच कह के इसको और ले आएंगे कासिम को। ही इज़ अ वर्दी ऑलराउंडर। कराची की टीम विल स्टार्ट लुकिंग वेरी गुड। हाँ, अच्छा, इसके बाद कराची किंग्स के लिए आप क्या देख रहे हैं कि कराची किंग्स जो है उसको मजीद किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? बिकॉज आई डोंट थिंक सो आगे कोई ऐसा चांस है उनके पास कि कोई भी एक मैच हारने की पोजीशन में वो हमें नज़र आ रही है। देखिए कराची किंग इस वक्त सबसे ज़्यादा मैचेस भी खेल चुका है, सो उसके अलावा जो एक और पॉइंट है 6 मैचेस वो अपने खेल चुका है, तो देव गॉट लाइक 4 मैचेस एंड यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि अब कराची के पास जो है ना वो गलती की गुंजाइश, वो तारिक अजीज साहब कहा करते थे ना, गलती की गुंजाइश निश्ता, तो अब वही सिलसिला जो है वो कराची किंग्स के पास है कि उनको अब गलती की गुंजाइश उनके पास बची नहीं है। और मुझे लग ये रहा है कि ये जो कल जो 2 चेंजेस की थी, ये भी वसीम अकरम और योहान बोटा जो कि इनके कोच हैं उनकी जानिब से कुछ डेस्परेट चेंजेस थी विच हैव डिलीवर्ड। अभी कराची को ऑफ कोर्स अब उनके सारे अवे मैचेस हैं, दे हैव टू प्ले इन लाहौर, दे हैव टू प्ले इन इस्लामाबाद, उनका लाहौर कलंदर से मैच होना है, उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से एक और मैच होना है। हमें पता है कि ये दोनों बड़ी कंपेटिटिव टीमें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कासिम को ये और ले आए अपनी टीम में
दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कराची के पास इस वक्त है। सो पेशावर ज़ल्मी की कल की परफॉर्मेंस के बाद लग ऐसा रहा है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे की थोड़ा सा एक आपको बात कर देता हूँ, वो ये है कि ये 3 टीमें तो कंफर्म लग रही हैं कि प्लेऑफ स्टेजेस में पहुंच जाएंगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं। चौथी पोजीशन के लिए इस वक्त फाइट होगी 3 टीमों के दरमियान, विच इज़ पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर टू सम एक्सटेंट। सो अब इन टीमों के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आई थिंक कराची का अब कॉम्बिनेशन मुझे बेहतर दिखने लगा है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है जी उन्होंने हमारा शो देख लिया और उन्होंने कहा कि बड़ी तनकीद की है, हमारी बड़ी मेखिमियाँ निकाली हैं, तो हम ज़रा अपने ऊपर काम कर लें। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि फ़खर ज़मान की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो फ़खर ज़मान की शानदार इनिंग्स थी, कैसी देखी आपने उनकी इनिंग्स, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, अथॉरिटेटिव इनिंग फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस जो है वो लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ़खर जब भी परफॉर्म करते हैं लाहौर ऑलवेज़ डिलीवर्स। कल की इनिंग उनकी मुझे तो मैं यही कहूँगा कि फ़खर ज़मान अपनी पीक फॉर्म में कल जो है नज़र आ रहे थे। और आप कभी कभार यही सोचते हैं कि हमारी पाकिस्तान की ये बड़ी बैड लक रहती है कि फ़खर अपनी इस पाकिस्तान को, ये जो लाहौर कलंदर्स वाली फॉर्म है उसको वो पाकिस्तान के लिए कन्वर्ट करने में कामयाब रीसेंट टाइम्स में नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत अथॉरिटेटिव नॉक थी कल उनकी, जिसे कहना चाहिए मैदान के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेले। और जो एक और मुझे मज़ेदार बात और अच्छी बात लग रही है वो ये कि फ़खर ने अपने कुछ नए शॉट्स डेवलप किए हैं जो कि उनको अब रन्स ला कर दे रहे हैं। सो फ़खर ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम का भी एक बहुत हिस्सा है और वो उस पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है। वी नो रिजवान और बाबर तो ऑलरेडी हैं, फ़खर हैं, साइम अयूब एक बच्चा ऐसा है जो पोजीशन के लिए आपको कंपटीशन दे रहा है और टॉप 4 के लिए आज़म खान का भी नाम अब आ सकता है। तो फ़खर की अगर यही परफॉर्म रही इंशाल्लाह, सो ही विल बी बैक इन द पाकिस्तान साइड। और वही जो मैं बात कह रहा हूँ कि काश वो इस फॉर्म को कन्वर्ट कर सके। याद रहे जी, वर्ल्ड कप का साल है ये, ODI का। फ़खर पाकिस्तान की ODI टीम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अपनी इस फॉर्म को उन्हें पाकिस्तान के कलर्स के लिए भी कन्वर्ट करना है। सही है। चलिए जी, अभी ना ज़रा अदील एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी डिस्कशन करेंगे कल वाले मैचेस पर और आने वाले मैचेस पर। साथ रहिएगा आप, आवाम जो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी साथ रहना है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे PSL के मैचेस के हवाले से। लाहौर कलंदर्स ने बड़ा ही शानदार खेल पेश किया। अदील अजहर हमारे साथ मौजूद है। अदील, अच्छा, अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी के कमबैक की बात करूं तो उनका कमबैक आपको कैसा लगा? 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हम कह सकते हैं कि जी अब काफ़ी हद तक वो जो उन्होंने मेहनत की थी। और कल मैंने हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो जोर का जोड़ स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, कल मैंने लाला से, शाहिद खान अफरीदी से ख़ास तौर से शाहीन के बारे में सवाल पूछा था। और उसकी वजह भी यही थी कि आपको पता है कि अब तो उनके बहुत ही करीबी फैमिली टर्म्स भी हैं उनके साथ, कि वो कैसे देखते हैं उनके इस कमबैक को। तो ज़ाहिर लाला ने भी ये बताया कि इसने बहुत मेहनत की है, बहुत लगन के साथ काम किया। अभी बीच में हमने सुना था कि एक अहमकाना किस्म के मशवरे आ रहे थे कि जी इंजेक्शन लगा के खेल लेता और ये कर लेता, अपना करियर तबाह कर लेता, वर्ल्ड कप जीतने के मौके नहीं मिलते। लेकिन शाहीन के लिए जो हमें पता चला है वो यही है कि मेंटली, इमोशनली, फ़िज़िकली ये बहुत मुश्किल टाइम था जो कि उसने बहुत अच्छी तरह गुजारा है। माशाल्लाह जिस तरह उसका रन अप ही शाहीन का है, उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है दैट उसकी फ़िटनेस अब काफ़ी हद तक जो है अपनी जगह पर आ गई है। एंड माशाल्लाह आई थिंक जो प्रोजेक्ट है वो कामयाबी से जा रहा है। अदील, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। 240 का हदफ बहुत बड़ा आपकी नज़र में था क्या पेशावर ज़ल्मी के लिए, या पेशावर ज़ल्मी किसी प्रेशर में हमें लग रही थी? देखिए, पहले तो शाहीन के हवाले से लेट मी जस्ट फिनिश माय सेंटेंस में यही बता रहा था कि जी शाहीन का जो माशाल्लाह कमबैक है, हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक अब मुकम्मल हो गया है। लाहौर कलंदर्स अपने अब 4 मैचेस खेल चुका है एंड इज़ लुकिंग फाइन। आई थिंक रन अप भी अच्छा है, स्पीड भी बहुत अच्छी शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं और उसको जहाँ मूवमेंट अवेलेबल है, मूवमेंट मिल भी रही है। नाउ कमिंग बैक कल के मैच के हवाले से जो आपने बात की, देखिए मैं एक 240, 241, 242 का टोटल इनफैक्ट मिला था। ये तो टोटल दुनिया की जो जितनी भी अच्छी बैटिंग लाइनअप होगी वो उसको प्रेशर में फ्रॉम द बॉल 1 ले आएगी। वो अक्सर कहते हैं ना, यू बैट योर ऑपोजिशन आउट आफ्टर द फर्स्ट इनिंग। कल लाहौर कलंदर्स ने ऐसा ही किया था। दे वर लुकिंग अनस्टॉपेबल, यानी जिस तरह की क्लीन हिटिंग और ज़बरदस्त और मज़ेदार। एंड मी एज अ न्यूट्रल जो उसको मैच देख रहा था, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा था। लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि पेशावर ज़ल्मी वॉज नॉट इन द गेम। पेशावर ज़ल्मी जिस वक्त
कोलर कैडमोर बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ साइम अयूब थे। बाद में बानुका राजापक्षे ने भी बैटिंग की। लग यही रहा था कि अगर उनके पास लोअर डाउन दी ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर हार्ड हिटिंग बैट्समैन होते तो दे कुड हैव गॉन फॉर द चेज, या एटलीस्ट जो 40 रन का मार्जिन है ये मजीद कम हो सकता था। लेकिन just to sum up my answer, लेकिन अदील देखिए उनके पास कोई चल ही नहीं पाया ना हमने बाबर की वो फॉर्म देखी, ना ही हमने हारिस की देखी। आई थिंक यही तो मौके होते हैं जब इन लोगों को आगे बढ़ चढ़ के परफॉर्म करना चाहिए। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आई थिंक इस तरह के टोटल को चेस करने के लिए आपके ओपनर्स का चलना जरूरी है। हारिस 0 पे आउट हुए, बाबर एक और नाकाम इनिंग बाबर के लिए, और अब तक ये पाकिस्तान सुपर लीग बाबर के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग साबित हो रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे बैक टू बैक 2 पाकिस्तान सुपर लीग उनके ऐसे जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। बाबर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इतनी कोई ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही है अभी तक। रन्स भी बाबर ने ज़्यादा स्कोर नहीं किए और उनका आउट हो जाना, देखिए एक और बात महक समझनी पड़ेगी, बाबर का जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो इस तरह के टोटल्स को चेस करने में सूट भी नहीं करता। 150, 60, 70 चेस करने हो, बाबर इज़ योर मैन। लेकिन अगर आपको 250 रन चेस करने हो 20 ओवर में, आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम एन एडमायरर ऑफ बाबर, लेकिन वो क्रिकेट के लिए बाबर अभी फिलहाल बना नहीं है। ही नीड्स टू वर्क हार्ड। अच्छा, सही है, ठीक है। अदील बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जिस भी टीम का मैच हो, हमारी दुआ ये है कि जीते ज़रूर, क्योंकि जो जीत होती है वो पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि ये PSL है, पाकिस्तान का खेल। अभी लेनी है ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं ज़रा मुआशी मामलात की। हम सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद मुआशी हालात से गुजर रहा है। कभी कोई कर्ज़े के लिए अप्लाई कर देता है, कभी किसी को मिल जाता है, कभी किसी को नहीं मिलता, और कर्ज़ों में दबके जो है ना, इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर आप वो रिटर्न करते करते इतनी उम्र गुजर जाती है और फिर वो कर्ज़े कभी कभी तो आप कब्र तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आपके कर्ज़े ख़त्म नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सब इसे कैसे हल कर सकते हैं? ये हम आपको तरीका बताएंगे। मसले का हल हमारे पास है। मसले का जो हल है वो है अभी सैलरी। अभी सैलरी क्या है, इस पर बात करते हैं। अभी कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद जैदी साहब और मार्केटिंग के सरबराह हसन मोमल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जैदी साहब, मोमल साहब, हसन मोमल साहब, बेहद शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त दिया। इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई परेशान है। जो कि हमारे इस वक्त मुआशी हालात चल रहे हैं वो सबको पता है। महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अवाम को मुतासर किया है। जैदी साहब, आपसे मैं शुरू करूँगी। प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि अभी सैलरी बेसिकली क्या है? देखिए, अभी सैलरी बेसिकली एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। अगर आप इसको देखें तो इसका नाम है अर्न वेज एक्सेस। तो ये करता ये है कि हम कंपनीज़ के साथ साइन इन करते हैं, और जो कंपनीज हमारे पास ऑन बोर्ड आती हैं उन कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को ये सर्विस फराहम की जाती है। वो सर्विस इस तरह से है कि आप महीने में जिस तरह से कमाते जाते हैं, आसान करने के लिए अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई इंसान 30,000 रुपये कमा रहा है और उसकी दिन के हिसाब से उसकी सैलरी बनती है 1,000 रुपये, तो जैसे जैसे वो महीने में काम करता चला जाता है, उसके हमारी एप्लीकेशन के थ्रू उसके दिन ब दिन उसके वो लिमिट उसके अंदर इंक्रीज़ होती चली जाती है। अब समझें 10वें दिन अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो 10,000 रुपये कमा चुका है, तो वो हमारी ऐप के थ्रू बग़ैर किसी से मांगे, बग़ैर किसी को एप्लीकेशन दिए या किसी के आगे हाथ फैलाए, वो अपनी ऐप से 30 सेकंड में वो पैसे निकाल सकता है। और जब उसकी सैलरी लिमिट होगी उस वक्त वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे कंपनी की तरफ से। तो ये बेसिकली एक लोन नहीं है, ये आपके अपने कमाए हुए पैसों को आपको एक्सेस है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, हसन मोमल साहब, प्लीज़ आप ज़रा मुझे बताएं कि ये किस तरह काम करता है और किस तरह हेल्प आउट करता है लोगों की। थैंक यू महक फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी की तरफ से बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बड़ी इजी सी एग्जांपल देता हूँ कि अभी की ऐप किस तरह चलती है। जैसा कि आज के ज़माने में आपको एक क्लिक के ऊपर टैक्सी मिल जाती है और एक क्लिक के ऊपर आपके पास खाना पहुँच जाता है, इसी तरीके से एक क्लिक के ऊपर आपके पास आपकी सैलरी पहुँच जाएगी। सिंपल सा तरीका है। आपके एम्प्लॉयर्स अगर हमें ऑन बोर्ड कर लेते हैं, उसके बाद उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ के पास अभी की ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करने की फैसिलिटी फ़राहम कर दी जाती है। उसको लॉगिन करने के बाद उसमें से उनको जितने पैसों की ज़रूरत है वो एक टैप के ऊपर 30 सेकंड में किसी भी वॉलेट या बैंक अकाउंट में कहीं भी किसी भी वक्त ले सकते हैं। और सिर्फ फ़ोन ऐप नहीं, हम लोगों ने इसको चूँकि बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से हमने इस जो हमारे नॉर्मल SMS के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी ये सैलरी निकालने की सहूलत फराहम की हुई है।
अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा जैदी साहब, ये जो अभी सैलरी एक ज़बरदस्त तरीका जो आप लोगों ने शुरू किया है, ये इंडस्ट्रीज़ की किस तरह से मदद कर सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी मुल्क में इंडस्ट्रीज़ का चलना या उसका शॉर्टेज हम देखते हैं या उनका ज़्यादा बंद होना हम देखते हैं, तो हम कहते हैं जी मुल्क डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारी दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, इस सेक्टर को किस तरह से हेल्प आउट करेगा ये? देखिए, इसको लिए आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए अभी सैलरी हमारा वाहिद प्रोडक्ट नहीं है, हमारे और प्रोडक्ट्स भी हैं। अभी सैलरी वो प्रोडक्ट है जो एम्प्लॉयज़ की मदद कर रहा है। उसी तरीके से हमारे पास कॉर्पोरेट प्रोडक्ट भी है जो कि इंडस्ट्री की मदद करते हैं। इसमें देखिए हमारे वो कॉन्सेप्ट क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बैंक हर किसी को फैसिलिटी या लोन नहीं प्रोवाइड करता। तो हम लोग करते क्या हैं कि इस वक्त हम एक आसान और आसान तरीके से हम लोग लोगों के पास कैश पहुंचाते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो कंपनीज जो होती हैं, जिस तरह से एक एम्प्लॉय ने एक सैलरी कमा ली, उसको क्या कहते हैं 30 दिन इंतज़ार करना पड़ता है अपनी सैलरी लेने के लिए, उसी तरह से एक कंपनी को जब वो किसी को सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ता है कैश हासिल करने के लिए, जो कि काम वो कर चुकी होती है। अभी उसी तरह से इनवॉइस फैक्टरिंग जो हमारा कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, उसके थ्रू हम उनको सैलरी प्रोवाइड, उनको क्या कहते हैं पेमेंट प्रोवाइड कर देते हैं वक्त से पहले, ताकि उस पैसे को इस्तेमाल करके वो अपने काम को बढ़ा सकें, अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। उसी तरीके से हमारे पास पेरोल का भी एक प्रोडक्ट है अभी पेरोल के नाम से, जिसके हवाले से अगर आपके पास कैश की इस वक्त फराहमी मौजूद नहीं है या कहीं पैसे फंसे हुए हैं आपके, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को टाइम पे अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तकलीफ़ें दूर रहती हैं, उनकी रिटेंशन इंक्रीज़ होती है और क्या कहते हैं पूरी कंपनी का माहौल अच्छा रहता है। सही है, ठीक है। अच्छा हसन, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने पेमेंट तो दे दी, लोगों को हेल्प आउट कर दिया, मेरी और आवाम की आसानी के लिए ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि इसको आप लोग रिकवर फिर कैसे करते हैं? जब सैलरीज आती है तो उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं? बिल्कुल जी महक, बहुत आसान तरीका है इसका। आपने एक दफ़ा जो सैलरी एक्सेस की, जितनी एक्सेस की, उसमें से बेसिकली लेट्स से मेरी सैलरी थी 30,000 रुपये, उसमें से मैंने 5,000 रुपये 10 तारीख को मैंने एक्सेस कर लिया था। 100 रुपये अभी चार्ज करता है पर ट्रांजैक्शन। 5,100 मेरी सैलरी से माइनस हो जाएंगे, HR खुद ही कर लेगा। मेरी सैलरी जैसे नॉर्मल प्रोसेस होती है वैसे प्रोसेस हो जाएगी और बाकी पैसे अभी को पेमेंट कर दी जाएगी। सो बड़ा सीमलेस सा तरीका रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा जैदी साहब, इसमें अक्सर हमने देखा ना बैंक्स जब आपको कर्जा देते हैं तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक लंबा सा प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जी बैंक्स जगह जगह जो है आपके बारे में पूछताछ भी करता है। तो आप लोगों का इस हवाले से इस तरह का कोई प्लान कि लोगों के बारे में जानना, उनके बारे में रिसर्च करना, उनसे पूछताछ करना, उनका बैकग्राउंड सामने रखना, इस तरह की कोई चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे? देखिए, जो भी बैंक आपको लोन देता है वो इसलिए रिसर्च करता है क्योंकि वो अपने जिसको भी वो पैसे दे रहा है उसके बारे में वो जानना चाहता है। हमारा तरीक़ाकार कंपनी के पास जाने का इसलिए रखा गया है कि कंपनी वो जगह है जहाँ से आपकी सैलरी आ रही है, आपकी इनकम आ रही है। तो हम उस कंपनी से जब आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ले रहे होते हैं तो हमें वो रिसर्च या उस तरह से किसी एम्प्लॉयर के बारे में करने की या एम्प्लॉय के बारे में करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसकी वजह से ये जो 30 सेकंड में आपको लोन मिल जाता है या आपको क्या कहते हैं सैलरी मिल जाती है, जो कि आपको एक्चुअली में अगर बैंक के पास आप जाएंगे कोई भी लोन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे उसकी कन्वीनियंस हो जाती है क्योंकि हम एक बात समझते हैं कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी किसी को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है पैसा उसी वक्त इम्पॉर्टेंट होता है। तो इंस्टेंटली पैसा पहुँचाना इज़ द कोर गोल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ सैलरी से रिलेटेड है या किसी और भी तबके का अगर कोई शख्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, या जो सिर्फ जिनकी सैलरी होती है सिर्फ वही लोग जो है आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? देखें, अभी तक तो हमारी सर्विस सिर्फ सैलरी के हद तक ही महदूद है। तो जो कंपनीज हैं उनके थ्रू हम ये प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। तो आपके पास कोई इनकम सैलरी होनी चाहिए और आपकी कंपनी को हमारे पास साइन इन करना चाहिए, उसके बाद जाके आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। सही, ठीक है। यानी हसन, मैं ये समझूं कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, एक इंडिविजुअली शख्स, जैसे कि मैं इस वजह से ये आपको कह रही हूँ, दिहाड़ीदार तबके के हवाले से मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जिसको 15,000 माहाना मजदूरी मिल रही है, वो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। हसन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि हम सारे सैलरीड इंडिविजुअल्स को इस तरीके की फैसिलिटी में इंक्लूड कर सकें।
मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। इस वक्त अभी के पास 350 से ज़्यादा कंपनीज ऑन बोर्ड हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉप 10 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं उसमें से 5 ऑलरेडी मौजूद हैं। इसमें आप बेहद तरीके के लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स देखते हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल डेली वेजर टाइप का बंदा भी बैठा हुआ है और एक बहुत हैवी सैलरी वाला इंडिविजुअल भी बैठा हुआ है। इसमें चूंकि नाउ दे आर बैंक्ड, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है और वो इस कंपनी के साथ एफिलिएट हुए हुए हैं जिसको हम सर्व कर रहे हैं। सो इस तरीके के एक तबके को भी हम लोग बड़े आसानी से सर्व कर रहे हैं इस वक्त। और ये जो सैलरी ब्रैकेट है, मेरा ख्याल है इस तरीके के जो हालात चल रहे हैं अभी, जो जहाँ पे बिजनेसेस के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को भी कैश फ्लो के काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, सो अभी इस वक्त तकरीबन सबको कवर कर रहा होता है। तो आप अगर ये डेमोग्राफिक्स जिनकी आपने बात करी, इन डेमोग्राफिक्स को अभी सर्व कर रहा है, बट वो चूंकि एक एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हैं अभी भी काम। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हसन, अगर जैसा कि मैं ये कहूँ कि जैदी साहब ये फरमा रहे थे कि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि सैलरीज डिले हो जाती हैं और कभी कभी तो महीनों आपकी सैलरी नहीं आती, तो क्या आप लोगों ने कोई लिमिट मुकर्रर की है कि 30,000 वाला सिर्फ इतने पैसा निकलवा सकता है, 50,000 वाला सिर्फ इतना आप लोगों से पैसा ले सकता है? क्या कोई लिमिट है? अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक है, राइट। कंपनीज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए बेहतर ये होता है कि वो लिमिट हम लोग 50% पर कैप करके रखें, तो ताकि वो उस लूप में ना फंसे, ज़्यादा सैलरी निकालने की आदत ना लगे उसको, जितनी ज़रूरत हो वो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे निकाल सके। सो बाय डिफ़ॉल्ट 50% एक्सेस दी जाती है एक एम्प्लॉय को, बट वो एक्सेस आप बढ़ा और कम करा सकते हैं एज अ कंपनी। अगर आप समझते हैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ आर वेल अवेयर ऑफ हाउ दे वांट टू यूज़ देयर फाइनेंसेस, बिल्कुल जी वो एडजस्ट की जा सकती है। और इसके साथ साथ इस चीज़ की जो फैसिलिटी दी जा रही है, इसमें हमारा मेन जो मकसद ये है कि आपके पास पर ट्रांजैक्शन कोई लिमिट कैप ना की जाए, आपकी सैलरी जितनी एक्सेसिबल हो उसकी लिमिट ना कैप की जाए। मतलब अगर आपके पास 50% के हिसाब से लाख रुपए भी मौजूद हैं और आप निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकें। सही है। अच्छा जैदी साहब, मुझे बताएं कि जिन एम्प्लॉयज़ की 2-2, 3-3 महीने सैलरीज डिले हो जाती हैं, तो क्या आप लोग उन्हें ये बताते हैं कि जी आपकी सैलरी अब डिले है तो इस वजह से अब हम आपको मज़ीद जो है पेमेंट नहीं कर सकते, जब तक पहली पेमेंट रिलीज़ नहीं होगी तब तक हम आपको आगे जो है पैसा नहीं दे सकते? क्या इस तरह का कोई हम देखें कि, या फिर ये है कि ठीक है जी डिले हो रही है लेकिन आप लोग जो है वो पैसा दे रहे हैं? देखिए, इसका जो साइकिल होता है वो होता है 30 दिन का। तो एक सैलरी जिस दिन आपका एक महीना चल रहा है तो उस महीने के अंदर जो आप सैलरी निकाल रहे हैं उसकी पेमेंट जो आपका पेरोल होना है उस पर होनी है। तो डेफिनेटली अगर वो पेरोल आपका मिस हो गया या वो कंपनी है जो 2-2, 3-3 महीने नहीं दे पा रही सैलरी, तो वहाँ पे ये सर्विस ब्लॉक ज़रूर करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास है एक क्या कहते हैं सर्विस, जिसमें हम पेरोल आपका फाइनेंस कर देते हैं। अब समझने की बात यह है कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी एम्प्लॉई के पैसे जानबूझ के नहीं रोकती, उसके कोई ना कोई मजबूरी या कोई ना कोई रिसीवेबल होता है जो नहीं आ रहा होता। तो उस केस में ये जो हमारी पेरोल की सर्विस है, ये एक कंपनी को, जैसे अगर आप बैठे हुए आज फरवरी के एंड पे, तो मार्च तक का टाइम दे देती है वो सैलरी को, तो एक सैलरी का आपको गैप मिल जाता है इसके अंदर, तो आप अपने फाइनेंसेस बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो वो सर्विस भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन हाउएवर अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं आएगी तो सर्विस डेफिनेटली ब्लॉक होती है उसके ऊपर, और जब वो पेमेंट आ जाती है तो सर्विस दोबारा शुरू हो जाती है। ओके, यानी कि आप किसी को ब्लैक लिस्ट नहीं करते टेम्परेरी, यानी कि अगर जब तक उनकी पेमेंट रिकवर नहीं होगी तब तक के लिए आप ब्लॉक कर जो है वो उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उसके बाद आप दोबारा से उनको वापस उसी पोजीशन में ले आते हैं। बेहद शुक्रिया जैदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हसन मोमल साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी हम थे। तो बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि हमने देखा है कि जब आप कर्जा लेना शुरू करते हैं तो फिर वो कर्जे की जो अदायगी होती है वो कभी हो ही नहीं पाती, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मुश्किल से हम सैलरी में अपना घर चलाते हैं, तो वो जो कर्जा आप ले लेते हैं वो आप कैसे अदा करेंगे? तो इस अभी सैलरी का मकसद ये है कि जब आपकी सैलरी आएगी ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाएगी। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे और भी डिस्कशन आपके साथ करेंगे, मजीद टॉपिक्स है जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा आपकी हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। अच्छा, सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप कोई भी मौसम एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी होता ये है कि मौसम जैसे ही बदलता है, जैसे ही चेंज होता है, तो कुछ बीमारियां हम पर अटैक करना शुरू करती हैं। तब्दीली अच्छी होती है, लेकिन वो तब्दीली जिसमें आपको बीमारियां तंग करें वो अच्छी नहीं होती है। बहुत सी बीमारियां जन्म लेना शुरू होती हैं मौसम की तब्दीली के साथ, खासकर एलर्जी और फ्लू की अगर मैं बात करूं। भले से गर्मियां हो, सर्दियां हो,
विंटर, समर, इसके अलावा कोई भी और मौसम हो जाए उसमें हमें फ्लू का सामना करना पड़ता है, एलर्जी का सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ फिर हमें फ़ीवर हो जाता है। स्पेशली बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा अटैक करती हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन को ये चीज़ें ज़्यादा अटैक करती हैं, वो शुगर के पेशेंट जो कि बेचारे इंसुलिन पर होते हैं उन्हें ये चीज़ें अटैक करती हैं। अब बदलते मौसम में इनसे हम कैसे बच सकते हैं, या मौसम की जब आमद है, नए किसी भी नए मौसम की आमद है, तो वो कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो आपने इख्तियार करनी है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सना अजहर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि गर्मियाँ आ रही हैं, हल्की हल्की आना शुरू हो गई हैं, कहीं मुकम्मल तौर पर आ गई हैं, तो सबसे पहले कोई भी मौसम आ रहा है, भले से गर्मियाँ भले से सर्दियाँ, वो क्या एहतियाती तदाबीर है जो कि आपने इख्तियार करने की कोई भी सीजनल बीमारी जो है वो आप पर अटैक ना करे? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी एलर्जीज़ जो होती हैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ी इनबॉर्न होती हैं। कुछ लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं। इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो प्ले करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोन हैं एलर्जी से तो आप कुछ कर सकते हैं। हर किसी को डिफरेंट सीजन्स में एलर्जी होती है। जिन लोगों को बेसिकली ये जो सीज़न शुरू हो रहा है ये हे फीवर का सीज़न है, क्योंकि हे कटिंग होती थी, दैट्स वेयर द नेम कम्स फ्रॉम। डजंट मीन कि आपके पास यू नो यू आर एलर्जिक टू हे, बट पोलन जो होता है, जो ग्रास पोलन होता है, फ्लावरिंग पोलन होता है, ये सब जो है ये कुछ लोगों को बॉदर करता है। उनको इची नोज़ होती है, रनी नोज़ होती है, साइनसेस कंजेस्टेड हो जाते हैं, हेडेक्स होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इफ़ यू नो कि दिस सीज़न यू नो दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर गोइंग टू बी एक्सपोज टू एलर्जीज़, तो आप अपनी जो पोलन टाइम मैक्स, अगर आप वेदर रिपोर्ट पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि जी पोलन किस वक्त मैक्सिमम एयर में होता है, या आज पोलन कितना ज़्यादा है एयर में, तो आप उस वक्त घर से बाहर ना निकलें। या फिर आप क्या कहते हैं, वेयर अ मास्क व्हेन यू गो, और यूज़ नेसल स्प्रे बिफोर यू लीव योर हाउस, ताकि आपको वो जो एलर्जन है वो बॉदर ना करे। दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, सॉरी गो अहेड। जी प्लीज़ आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, अगर आपको एक देसी टोटका है कि क्या कहते हैं, आप जो रॉ अनपैस्चराइज हनी होती है, अगर उसका इस्तेमाल इस सीज़न से पहले थोड़ा शुरू कर लें तो उससे भी बहुत आपके एलर्जी सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर होते हैं। दूसरा, अगर आप अपनी विटामिन सी लेना शुरू करते हैं बिफोर एलर्जी सीजन स्टार्ट्स, सो दैट हैज़ शोन टू रियली हेल्प काम योर एलर्जीज डाउन। फिर जो फल, रंगीन फल जो होते हैं, कीवी है, बेरीज़ हैं, ये सब अगर आप जैसे आप नोट करें कि बिल्कुल एलर्जी सीज़न से पहले ये फल सारे आते हैं। ये इसलिए आते हैं कि कुदरत हमें एलर्जी सीज़न के लिए तैयार कर रही होती है। सो इफ़ यू ईट ऑल दीज कलर्ड फ्रूट्स, तो आपके जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो क्या कहते हैं, काम बहुत अगर हैं भी तो बहुत कम हो सकते हैं, और कुछ लोगों के एक्चुअली अवॉइड हो सकते हैं, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ एलर्जीज। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा कि हम अक्सर ये देखते हैं कि स्पेशली ख़वातीन जो होती हैं वो फ्लू का उन पर अटैक ज़्यादा होता है, तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है बड़ी मसरूफ़ होती हैं वो अपने घरों में, तो वो क्या क्या कुछ कर सकती हैं ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप 7 के बाद जब हाजिर होंगे तो ज़रा स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सीजनल फ्लू होता है, सीजनल एलर्जीज़ होती हैं, और जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठे अटैक करती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है बड़ा मुतासर हो जाता है। डॉक्टर सना अजहर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि मैंने कहा ना कि हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन का इम्यून सिस्टम वैसे ही बड़ा वीक होता है, और जब एलर्जी और फ्लू दोनों ही अटैक करे तो ज़्यादा नुकसान का सबब होता है। तो प्लीज़ आप मुझे बताएगा कि ख़वातीन को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? एक तो अपने विटामिन आपको टाइम पर लेने चाहिए, मज़ीद क्या क्या है जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं? देखिए, क्या कहते हैं, ख़वातीन जो हैं वो एक थोड़ा ट्रेंड है हमारे माशरे में कि यूजुअली वो अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी देती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। घर में सब बीमार भी हों तो वही तीमारदारी कर रही होती हैं, और फिर उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़ता है, वो और वीक हो जाती हैं, और नींद नहीं पूरी होती उनकी अक्सर। तो इन सब चीज़ों का अगर वो ये ख्याल रखें कि शी गेट्स प्रॉपर स्लीप, वो अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें बाय टेकिंग वाइटामिन्स, अगर वो अपनी डेली लाइफ में कुछ वर्जिश को शामिल करें तो उन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रिलैक्सेशन होती है, जिससे बॉडी जो है वो एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो होती है वो बॉडी ज़्यादा कोलैप्स करती है। जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है वो हेल्दियर फील करती है, तो इससे ऑब्वियसली आपकी हेल्थ भी बेहतर रहती है।
तो ख़वातीन आई थिंक दे जस्ट नीड टू काइंड ऑफ ऑल्सो टेक, बिकॉज यू कांट टेक केयर ऑफ एनीबडी इफ़ यू आर नॉट वेल योरसेल्फ। तो सबका ख्याल रखने के लिए उनको अपना ख्याल रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो कभी कोई भी सीज़न आपको लगे कि अब आने वाला है, भले से गर्मी है, सर्दी है, बाहर का मौसम है, अपने आप को मेंटली तैयार रखें कि आपने इससे बचना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। अभी हम लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत सारे लोगों का मसला होता है, पेट बाहर निकल जाता है ना, पेट मोटा हो जाता है, बढ़ जाता है पेट, तो इसका क्या हल है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करेंगे हर उस शख्स की जो कि परेशान है इस मसले से कि जी बेली फैट को किस तरह से कम करना है। बहुत सारी चीज़ें कर ली, एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन पेट वहीं का वहीं है। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, चेहरे माशाल्लाह इतने प्यारे कट्स होते हैं उनके चेहरे के, लेकिन जैसे ही ऐसा ऐसा नज़र नहीं जाते तो पेट, आपका जो बेली फैट है वो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन कर देता है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत से लोग कोशिशें करते रहते हैं, क्योंकि बड़ा हुआ पेट ना सिर्फ जिस्मानी साख्त को मुतासर करता है बल्कि बहुत सारी इंटरनल बीमारियों को जन्म देता है। दिल की बीमारियां हो गई, शुगर हो गया, या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन पे ये चीज़ें पहुंच जाती हैं कि इसकी वजह से लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। पेट की जो चर्बी है, जो बेली फैट है, मोटापे की अहम अलामत समझी जाती है। इस चर्बी को, इस फैट को कम करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन इसे कम करने के लिए बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कुछ अहम तरीके ये हैं जिनको समझा जाता है कि इससे पेट का जो फैट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा हम बेली फैट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। डॉक्टर बल्कीस आपा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज अब कराची में, मैं लाहौर में हूँ, तो मुझे ज़रा बताएं मुझे ज़रा आपा ये बताएं कि किस तरह बेली फैट को कम किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर हमारे किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं लेकिन हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक्सरसाइज कर लें, डाइट कर लें, पूरी बॉडी कम हो जाती है, लेकिन बेली फैट जो है वो बड़ा स्टबन होता है। और ये बात भी हकीकत है कि अगर आपका बेली फैट, जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं और आपको आपका पाँव नज़र नहीं आ रहा, तो ये ख़तरे की अलामत है कि बीच में अगर पेट आ रहा है तो ठीक है, तो ये ख़तरे की अलामत है। आपकी सेहत के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जिसका आपने तस्करा कर लिया। अब मैं आती हूँ क्विक फिक्स रेमेडीज़ पर। आपने सबसे पहले क्या करना है कि सुबह उठ के नीम गर्म पानी, जब भी आप कोई भी टोटका वगैरह करें तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। हाइड्रेट करने के लिए आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी पहले पी लेना है। उसके बाद 15 दिन के लिए आपने फिलफिल दराज लॉन्ग पेपर पीस कर पाउडर बना लें। पिंच अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के आप पहले मुंह में रखें, उसके ऊपर पानी पी लें। 1 घंटे तक नाश्ता नहीं करना है, ठीक है? 15 दिन आप ये करेंगे। 15 दिन के बाद आप सरसों के बीज लेकर उसको पीस लेंगे, पीस कर पाउडर बना लेंगे, उसको भी चुटकी आप लेंगे और इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके भी 1 घंटे तक आपने नाश्ता नहीं करना। उसके साथ इसका प्रोटोकॉल ये कि आपने इसके साथ चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे आपने शुगरी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना। तो आप देखोगे कि इंशाल्लाह आपका बेली फैट, जो स्टबन फैट किसी तौर पे नहीं जा रहा, उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ओके, सही है। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि अक्सर मैंने सुना जी कि आप अगर आपका बेली फैट है तो आप ये करें जी कि सुबह के वक्त शहद और नींबू जो है वो नीम गर्म पानी में ऐड करें और वो पी लें, लेकिन आई थिंक लेमन भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना डेली बेसिस पे कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। जी बिल्कुल, जिनको गाउट होता है, रियोमेटाइड आर्थराइटिस होता है या ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, तो विटामिन सी है उनके लिए नहीं अच्छा होता। या एज के साथ, जैसे 40+ की ख़वातीन है या आदमी है, तो जैसे उसका सिट्रिक एसिड, लेमन का सिट्रिक एसिड उनको बॉदरेशन करता है, उनके मतलब फिर उनके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर शहद के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है। तो लेमन की जगह आप सुबह अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को चॉप करके उस पे आप शहद के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या रात को सोने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चबा कर उसको सॉलो करके उसमें थोड़ा सा पानी पीकर आप सो जाइए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है।
सही है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हैं, आफ्टर डिलीवरी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी बेली फैट को कम करना, तो वो अब अक्सर मैंने देखा आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, सौंफ का पानी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी महीने गुजर जाते हैं और साल हो जाता है वो बेली फैट कम नहीं होता है, क्योंकि ज़ाहिर आपको अपनी डाइट भी मेनटेन करनी है फिर, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा देखिए, उसके लिए मैं अक्सर बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनका ताल्लुक सिंध से था, उन्होंने मुझे एक टिप बताई और वो टिप इतनी इफ़ेक्टिव थी, मैंने जितनों को बताया उनको बहुत फ़र्क पड़ा। आप सौंफ, अजवाइन और जौ का पानी तो बना लें, मगर दांत भेंच कर पानी पिएं। अब इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन जब भी आप दांत भेंचते हैं तो आपका यहाँ कोर बनना स्टार्ट हो जाता है, आपका पेट थोड़ा सा कस जाता है। तो उसने कहा था कि 1.25 महीने तक तो ख़वातीन से कहा करें, डॉक्टर बिल्किस, उसके 7 बच्चे थे, कि वो जो है ना पानी को दांत भेंच कर पिए, और जो पानी पीना है उसमें अजवाइन 1/2 टीस्पून, 1 लीटर के लिए बता रही हूँ, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून जो है ना जौ, इनको कुनकुने गर्म पानी में, जैसे पानी को वैसे पहले खौला लें और उसमें ये चीज़ें डाल दें। डालने के बाद ये साइड टेबल पर रख दें, इसको सिप सिप पिया करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ कि पेट को, जो आपका 1.25 महीने का पीरियड होता है, उसमें आपने बांध के रखना है। अब कुछ ख़वातीन कहती है कि हमारा ऑपरेशन हुआ है तो मलमल का कपड़ा आप बांध सकती हैं, क्योंकि यूट्रस को अपनी जगह पर आने में और जो आपका एक्सेसिव फैट है वो निकलने में, जब आप उसको अपनी जगह पर रखेंगी तो उससे ही आपको फ़र्क पड़ेगा। जो लोग 1.25 महीने के बाद सोचते हैं कि अब हम एक्सरसाइज करेंगे या हम मसाज कराएंगे, तो वो स्टबन फैट जो रह जाता है 40 डेज के पीरियड में, वो नहीं जाता, याद रखिएगा। उसके लिए नहीं जाता। बहुत अच्छा, आप अक्सर होता है ना कि आप मलमल के दुपट्टे की जगह बेल्ट्स भी अब तो मार्केट में अवेलेबल है, आप बेल्ट का इस्तेमाल कर लें। जी जी बिल्कुल, मैं सी सेक्शन की बात कर रही हूँ, और वो किस तरह है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी वालों को तो चाहिए कि अपना पेट कस के बांध के रखें और बेल्ट्स बांध लें, बिल्कुल। अब यहाँ पे होता है कि दाने निकल आते हैं, गर्मी लगती, अब अगर मतलब कि आपकी विल है तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप दूसरी तदाबीर इख्तियार करें, लेकिन आपको ये बेल्ट बांधना है। जी बांधना है। अच्छा आपा मुझे बताएं कि वो मेरे भाई, वो मर्द हजरात जो कि ऑफिस में 8-8, 9-9 घंटे जिन्होंने गुजारने हैं और उनका काम है सिर्फ कुर्सी पे बैठ के काम करना, और फिर जाहिर सी बात है कि आपको भूख भी बहुत लगती है, उसी कुर्सी पे बैठ के उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता ये है कि तोंद बाहर निकली हुई होती है, तो वो उनके लिए क्या है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, खाना पीना कम नहीं हो सकता, तो वो बेचारे भाई लोग क्या करें? अच्छा देखिए, भाई और बहनें जो ऑफिस गोइंग है, सबके लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो तो आपने करना ही करना है। घी, तेल, चीनी आपने छोड़ना है। उसके बाद आप वॉक का टाइम नहीं है तो आप बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप डीप ब्रीथ लें, जैसे आपने नाक से सांस लिया, पेट में, जब आप पेट में गया है आपका सांस, जैसे फेफड़ों में ही जाता है, लेकिन मैं मिसाल दे रही हूँ, तो आपने पेट को अंदर कस लेना है और फिर आपने गिनती गिननी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिना, रिलैक्स, और फिर मुंह से सांस निकालें, नाक से लेते हुए अंदर करें और फिर मुंह से निकालते हुए बलून बनाएं, और ये आप सही कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स अ डे कीजिए, लेकिन जब भी एक्सरसाइज करें तो आपकी वर्टिबल कॉलम जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे मैं एकदम से स्ट्रेट हो गई थी, आपने स्ट्रेट बैठना है। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी, तो प्लीज़ जो आपा ने चीज़ें बताई उन पर अमल करें, पेट अंदर होगा तो आप मज़ीद खूबसूरत लगेंगे। आज की प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।